राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 21 और पारदर्शिता नियम 51 के अनुसार बोलियां प्रस्तुत करने के लिए स्थान, समय और तारीख बोलीदाताओं के लिए सुविधाजनक और सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। बोली को प्रस्तुत करने और खोलने की तारीख केवल अपवाद स्वरूप कोई सारभूत परिवर्तन की स्थिति में ही आगे बढ़ाए जाने चाहिए और बोलियों का प्रचार वापस मूल नोटिस की बात ही करके एसपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। अंतिम तिथि पर अवकाश होने की स्थिति पर अगले कार्य दिवस को बोली प्राप्त या खोली जानी चाहिए। धारा 22 और नियम 46 अनुसार बोलीदाता बोली के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण लिखित में मांग सकते हैं और उनके सारे ही जवाब सभी बोलीदाताओं को बिना उनकी पहचान को उजागर किए सूचित किया जाना चाहिए और साथ ही इसे एसपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। सेक्शन 21 और रूल 51, ठीक है, टाइम फ्रेम फॉर सबमिशन ऑफ बिड। सेक्शन 21 यानी धारा 21 आपको कह रही है कि लास्ट डेट आप इस तरह से तय करेंगे ताकि जो बोलीदाता हैं उनको पर्याप्त टाइम मिलना चाहिए। क्या करने के लिए? बोली दस्तावेज तैयार करेंगे। वो भी 10 तरह के सर्टिफिकेट उनको इकट्ठे करने होते हैं। जो भी आप उसकी क्वालिफिकेशन के लिए तय करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रमाण पत्र उनको इशू कराने पड़ सकते हैं। टैक्स क्लियरेंस इशू कराना पड़ सकता है। मान लो दवाओं का मैटर है तो ड्रग लाइसेंस उसको रिन्यू कराना पड़ सकता है। तो एक पर्याप्त समय मिलना चाहिए बोलीदाता को कि वो अपनी बोलियों को तैयार कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन पाबंद कर रहा है? सेक्शन 21, धारा 21 आपको कहती है कि आप प्रॉपर टाइम देंगे, पर्याप्त टाइम देंगे। इसी तरह से रूल 51, नियम 51 भी आपको कह रहा है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एंड ओपनिंग ऑफ बिड्स, ये जो है वो आपको बदलनी नहीं है। एक बार आप डेट फिक्स कर लो कि साहब इस तारीख को खोलेंगे, तो यूजुअली उसको नहीं बदलें, उस डेट को वही रखें। फिर भी बदलनी अगर पड़ जाए तो रूल 51 कह रहा है कि आप उसी तरीके से उस बोली का प्रकाशन करेंगे जैसा आपने मूल बोली का किया है। जो आपने ओरिजिनल बिड को प्रकाशित करने का जो तरीका अपनाया था कि इस अखबार में देंगे, नोटिस बोर्ड में देंगे, इतने दिन का टाइम देंगे, सेम मेथड, ठीक है। वो आप जो है अगर डेट चेंज करते हो तो वो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर लास्ट डेट जो है वो नॉन वर्किंग डे हो, छुट्टी आ जाए, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को उसको ओपन किया जाएगा। ये आपको रूल 51 बता रहा है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 22 रूल 46, धारा 22 और नियम 46, ठीक है। धारा 22 जो है ये कहती है कि जो आपके बिडर्स हैं, जो बोलीदाता हैं, वो कोई भी तरह का स्पष्टीकरण आपसे मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि साहब आपकी इस शर्त का मतलब क्या है। आपने अगर कोई खास टर्नओवर की शर्त रखी हो, आपने कोई अनुभव की शर्त रखी हो, उसमें उनको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो दे कैन आस्क फॉर ए क्लेरिफिकेशन, ठीक है। ये कौन कह रहा है? सेक्शन 22 कह रहा है। आप जो भी क्लेरिफिकेशन देंगे वो उसका क्या करेंगे? SPPP पोर्टल पे
अपलोड करेंगे, अपलोड करना है, सारी दुनिया को बताना है कि ये पूछा गया था और ये आपने बताया है, लेकिन उस आदमी का नाम आप उजागर नहीं करेंगे। ठीक है, बिना नाम उजागर किए आपको SPPP पे डालना है कि दिस वाज द क्वेरी एंड दिस इज द आंसर। ठीक, फिर हम आते हैं प्री बिड कॉन्फ्रेंस पे। सेक्शन 22 यानी धारा 22 एक्ट की ये कहती है कि आप जो भी प्री बिड मीटिंग करेंगे उसमें जो भी निर्णय होंगे वो एक तो सबको सूचित करना है, आपको सभी को आप सूचित करेंगे कि प्री बिड में ये प्रश्न पूछे गए, उसका ये उत्तर है। प्लस आप प्री बिड मीटिंग के रिजल्ट्स को कहाँ डालेंगे? SPPP पोर्टल पर। देखिए, पोर्टल का हर जगह एक रोल है। आपके जो भी स्टेप्स हैं टेंडरिंग के या बिड के, टेंडर को आजकल बिड बोलते हैं, तो बिड के सारे स्टेप्स आपको अपलोड करने हैं। कहाँ पर? SPPP पोर्टल पर। ठीक है, सेम टॉपिक पर रूल 46 भी कुछ कह रहा है। 46 कह रहा है प्री बिड कॉन्फ्रेंस रेस्पॉन्स टू बी इंटीमेटेड टू ऑल बिडर्स विदाउट आइडेंटिफाइंग द पर्सन हु मेड द रिक्वेस्ट एंड पब्लिश ऑन द SPPP पोर्टल। वही बात है जो अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस की है कि आप प्री बिड मीटिंग्स का रिजल्ट निकालेंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे कि ये किसने कहा था। ठीक है, उसको आपको उजागर नहीं करना है। आपको प्रश्न और उसके उत्तर को SPPP पोर्टल पे डालना है कि ये तो क्वेरी थी और ये इसका आंसर है। ठीक है, धारा 23 और नियम 47 के अनुसार बोली दस्तावेजों में प्री बिड मीटिंग के फलस्वरूप या स्वतः प्रेरणा से कोई भी सारभूत परिवर्तन यदि किया जाता है तो उसका प्रकाशन भी उसी पद्धति से किया जाएगा जैसा कि प्रारंभिक बोली दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया था। बोलियों को प्रस्तुत करने, खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में धारा 24 इस संबंध में बनाए गए नियमों की पालना करने को कहती है और इस संबंध में प्रासंगिक नियम हैं। नियम 3 48 से 50, 52 से 61, 63 से 68। किसी भी उपापन की शुरुआत उपापन समितियों से होती है। उपापन के लिए नियम 3 में उपापन समिति का गठन किया जाता है जो कि बोली दस्तावेज तैयार करने, बोलियों को खोलने, बोलियों के मूल्यांकन करने, कॉन्ट्रैक्ट की मॉनिटरिंग करने, मौके पर क्रय करने और प्रतियोगी बातचीत करने का काम करती है। उपापन समिति में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए जिनमें अकाउंट सर्विस का सीनियर मोस्ट कार्मिक उसका सदस्य होना जरूरी है। जरूरत के अनुसार एक तकनीकी सदस्य भी कमेटी में रखा जा सकता है। यदि बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो तो किसी कंसल्टेंसी फर्म को भी प्रोक्योरमेंट कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है। राजस्थान लोक उपापन के नियम 42 के अनुसार 10,000 रुपये तक के उपापन, सीमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध, मौके पर क्रय, एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत पद्धतियों द्वारा उपापन करने के मामले में बोली प्रतिभूति नहीं ली जाएगी। लेकिन खुली प्रतियोगी बोली, दर संविदा, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम उपापन की पद्धति अपनाने पर प्राकलित मूल्य यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट का 2% अथवा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली ली जा सकेगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के लिए यह है 0.5% और रुग्ण उद्योगों के लिए यह बोली के मूल्य का
1% रहेगी। निम्नलिखित से बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जाएगी। राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के विभाग बोर्ड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियां, केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की उपधारा 5 या 7 के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सहपरीक्षक द्वारा सहपरीक्षा के अध्ययन हो। स्वायत्तशासी निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या प्रबंधित हो। बोली प्रतिभूति को नगद, बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में भी दिया जा सकता है। बैंक गारंटी को बैंक से निश्चित रूप से कंफर्म किया जाना आवश्यक है। अगर कोई बोलीदाता बोली खुलने के बाद अपनी बोली वापस लेता है या कोई उसमें परिवर्तन कर देता है या कार्यादेश जारी होने के बाद भी विनिर्दिष्ट अवधि में कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है, when the bidder does not deposit the performance security within a specified period after the supply of work order is placed, या एग्रीमेंट करने नहीं आता या कार्यादेश के अनुसार काम नहीं करता या सत्यनिष्ठा को भंग करता है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। जब सफल बोलीदाता के साथ एग्रीमेंट हो जाए और वह अपनी कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करा दे या बोली प्रतिभूति की विधि मान्यता के अवसान पर या बोली रद्द हो जाए या बोली प्रस्तुत करने की अंतिम समय से पहले ही बोली वापस ले ले तो बोली प्रतिभूति राशि तत्परता से लौटा दी जाएगी। अब हम देखते हैं धारा 23 और नियम 47, सेक्शन 23 एंड रूल 47। सेक्शन 23 कहता है कि एनी मॉडिफिकेशन ऑब्लिक क्लेरिफिकेशन मैटेरियली इफेक्ट्स द टर्म्स पब्लिश इट सेम मैनर एज इनिशियल बिडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। अगर आप कोई सारभूत परिवर्तन करते हैं, कोई भी ऐसी चीज उसमें बिड में परिवर्तन कर देते हैं, तो फिर आपको उसी तरीके से पब्लिश करना है जैसा कि आपने शुरू में मूल निविदा के समय किया था। मान लीजिए आपने 50 करोड़ का टेंडर किया है, आपको लगा नहीं अब तो ये 70 का करना है। देखिए आपने बिड की वैल्यू बढ़ा दी है, ये एक सारभूत परिवर्तन है। इसके लिए आपको वापस से उसी तरीके से बोली को विज्ञापित करना पड़ेगा जैसे आपने शुरू में किया था। ठीक है, फर्स्ट बोली में जैसे किया वैसे करना है। सारभूत छोटा मोटा कोई ऐसा हो जाए, मान लो किसी अधिकारी का नाम स्पेलिंग में गलत आ गया है, जो आप बताते हैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसमें स्पेलिंग एरर होगी फॉर एग्जांपल, उसको आप सही करना चाहते हैं, शुद्धि पत्र निकालते हैं, तो उसके लिए ऐसी छोटी त्रुटियों के लिए आपको वापस से मूल पब्लिकेशन की तरह टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई मटेरियल चेंज होगा, जब भी कोई सारभूत परिवर्तन हो, आपको हर हाल में उसी तरीके से करना है। ये आपको पाबंद करता है सेक्शन 23 धारा 23। ठीक है। और नियम 47 जो है वो एच पर सेक्शन 23 फॉलो करने के लिए कह रहा है। मैंने आपसे कई बार बीच में भी निवेदन किया है
कि एक्ट और रूल्स को दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ता है। कई जगह तो रूल्स में ये लिखा होता है कि फॉलो दी फलां सेक्शन, और कई जगह सेक्शन में लिखा होगा कि इसके लिए रूल्स देखिए। तो यहाँ पे भी वही बात है, 47 में सिर्फ ये कहा हुआ है कि आप सेक्शन 23 देखिए, तो वो हमने देख लिया कि इसमें क्या प्रोविज़न है, किस तरह से मॉडिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन अगर मैटेरियली अफेक्ट करते हैं टर्म्स और कंडीशन उसकी बोली की शर्तों को, तो आप उसको उसी तरीके से वापस से पब्लिश करेंगे जैसे शुरू में किया है। अब हम अगला सेक्शन लेते हैं। सेक्शन 24, धारा 24। ठीक है, अब देखिए धारा 24 जो है काफ़ी वाइडर स्कोप रखता है। वाइडर इसलिए क्योंकि आप देखिए इसके अंदर पूरे प्रोसीजर को डिस्कस किया हुआ है। प्रोसीजर रिलेटिंग टू सबमिशन, ओपनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ बिड्स। तो इससे संबंधित जो रूल्स हैं इवोल्यूशन से संबंधित, वो कौन कौन से हैं? रूल 3 भी है, रूल 42 भी है, नियम 48 से 50 भी हैं, नियम 52 से 61 हैं, फिर नियम 63 से 68 हैं, और फिर नियम 72 से 75 हैं। ये इतने सारे नियम जो हैं वो बिड इवोल्यूशन से संबंधित हैं। तो सेक्शन 24 ये कहता है कि जो भी आप प्रोसीजर तय करेंगे बिड्स को सबमिट करने के लिए, ओपनिंग के लिए और इवोल्यूशन के लिए, वो एज पर रूल्स और एक्ट की भावना के अनुरूप होना चाहिए। ये एक जनरल इन्होंने निर्देश दिए हैं धारा 24 में कि आप जो भी शर्तें रखेंगे वो एक्ट की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। अब इससे संबंधित नियम कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। देखिए बिड इवोल्यूशन की बात आते ही सबसे पहले बात आती है कमेटी की। एक्ट और रूल्स में सारे पावर्स कमेटी को दे रखे हैं, किसी एक अधिकारी को नहीं दिए। जो भी काम करेगी कमेटी करेगी। कमेटी के अनुशंसा पे जो पी है, उपापन संस्था है, जो भी संस्था का अध्यक्ष है, वो उसको अनुमोदित करता है। तो रूल 3 कहती है कि कोई भी उपापन की प्रक्रिया है, उसको कोई भी स्टेप है, उन सभी को करने के लिए जिम्मेदार एक उपापन समिति है, प्रिक्योरमेंट कमेटी। इसके अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। और प्रिक्योरमेंट कमेटी देखिए इतने सारे काम करती है। कौन कौन से? प्रिपरेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट, बोली दस्तावेज तैयार करना कौन करेगा? कमेटी करेगी। कौन सी कमेटी? उपापन समिति। ठीक है। ओपनिंग ऑफ बिड, बोलियों को खोलना कौन खोलेगा? उपापन समिति खोलेगी। फिर इवोल्यूशन ऑफ बिड, बोलियों का मूल्यांकन करना है, बोलियां आ गई, अब कौन मूल्यांकन करेगा? कमेटी करेगी। कौन सी कमेटी? रूल 3 में बनी हुई कमेटी। फिर मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने टेंडर डिसाइड कर दिया और कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? कमेटी करेगी। कौन सी कमेटी? रूल 3 में बनी हुई कमेटी। फिर स्पॉट परचेज, अब ये एक मेथड है। स्पॉट परचेज क्या है? एक प्रिक्योरमेंट करने का मेथड है। देखिए आरटीपीपी एक्ट और रूल्स में टोटल 12 विधियां दे रखी है। 2 तो है वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए और बाकी जो है गुड्स और वर्क्स के लिए कॉमन है। तो टोटल 10 हैं वो, और 2 ये, टोटल 12 विधियां दे रखी है। उसमें से एक है स्पॉट परचेज। फिर है कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, ये भी एक मेथड है। तो ये दोनों कौन करेगा? उपापन समिति करेगी। और भी कोई काम काज हो तो कौन करेगा? उपापन समिति करेगी। कोई एक इंडिविजुअल आदमी, एक इंडिविजुअल अधिकारी कोई उपापन का कार्य नहीं करेंगे, सारा काम समिति करेगी। ठीक है। अब आप देखो समिति में कौन कौन होंगे, ये आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं।
समिति के अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए? 3 मेंबर होंगे। और आपके ऑफिस में जो भी सीनियर मोस्ट अकाउंट्स पर्सन है वो इस कमेटी का मेंबर होना जरूरी है, होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, कोई टेक्निकल ऑफिसर भी रख सकते हो अगर जरूरत है तो। और फिर अगर आपको लगे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है मामला, बहुत जटिल कोई टेंडर है, तो आप एक कंसल्टेंसी फर्म या एक स्पेशलिस्ट किसी को रख सकते हो उसकी टेंडर फॉर्म बनाने के लिए या इसमें मदद करने के लिए। ठीक है, ये हुई बात कमेटी की। अगली बात करते हैं हम बिड सिक्योरिटी। ठीक है, जब कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, आपने टेंडर कर लिया, टेंडर आ गए तो जांच शुरू होती है। जांच शुरू होती है, पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, बिड सिक्योरिटी आई कि नहीं आई, जिसको पहले हम बोलते थे EMD, है ना, EMD बोलते थे। तो EMD का अब नया नाम क्या है? बिड सिक्योरिटी। कौन कह रहा है? रूल 42 कह रहा है। रूल 42 क्या कह रहा है कि बिड सिक्योरिटी आपको 3 चीज़ों में तो लेने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ पे? जब बिना कोटेशनों के परचेज करते हैं, परचेज विदाउट कोटेशन, इसमें कोई बिड सिक्योरिटी नहीं लेते। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, देखिए विदाउट कोटेशन की लिमिट हम देख लेंगे आगे जाके, 10,000 रुपये तक की खरीद है। ये है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये लाख रुपए तक की खरीद होती है, इसमें जरूरत नहीं है। ये मेथड है सारे ये। और लिमिटेड बिडिंग, ये 2 लाख तक की खरीद है, इसमें भी आपको बिड सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये तीनों मेथड है, इसमें नहीं लेने की जरूरत है। और लिमिटेड बिडिंग में जो भी ये चूँकि 2 लाख से नीचे होती है और कोई अर्जेंसी में आप करते हैं, इसमें भी आपको बिड सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन और इसके साथ साथ ये जो क्या कहते हैं स्पॉट परचेज, जो 50,000 तक होती है ना, टोटल 3 लाख तक एक साल में आप कर सकते हो, इसमें भी आपको बिड सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल सोर्स में जाते हो, ये भी मेथड है एक, उसमें भी आपको बिड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशंस का मेथड आप अगर अपनाते हैं, जो कि यूजुअली उतार चढ़ाव वाली जो होती हैं, जैसे कृषि जीन्स हैं वगैरह कोई खरीदनी है, उसमें ये ज़्यादा काम लेते हैं मेथड। तो इन सब के अंदर आपको नो मीन्स नहीं लेनी। ठीक है, क्या नहीं लेनी? बिड सिक्योरिटी नहीं लेनी। कहाँ लिखा हुआ है? रूल 42 में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, वहां तो नहीं लेनी है, तो लेनी कहाँ कहाँ है, ये भी देखने की बात है। तो लेनी है आपको ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी खुली निविदा में आप लोगे। 2 स्टेज बिडिंग है तो भी लेनी है, रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो भी लेना है, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन भी एक मेथड है, ये अपनाते हो तो भी आपको लेना है। अच्छा, अगर लेना है तो कैसे लेवें? तो आप रूल के हिसाब से क्या कर सकते हो, कैश, बैंकर्स चेक, DD, BG, ई-ग्रास, इससे आप ले सकते हो। ये रूल 42 कहता है। अभी वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी करके और बिड सिक्योरिटी को ऑनलाइन लेने की व्यवस्था कर दी है, उसके आदेश जारी हो गए हैं। वो आदेश भी आप स्पेसिफिकली अध्ययन कर लें। ठीक है। अच्छा, बैंक गारंटी जो आप लेते हैं वो बियॉन्ड 30 डेज ऑफ बिड वैलिडिटी। जैसे मान लीजिए आपने बिड वैलिडिटी मांगी है 120 दिन या 90 दिन, तो उससे 30 दिन ज़्यादा की बैंक गारंटी होनी चाहिए आपका, ताकि मान लो उसको रिवोक करने का नौबत आ जाए, कर जाए, तो आप कर सकें। इसी तरह से आप अगर बैंक गारंटी ले रहे हो तो आपको जो भी
उसका बैंक है जिसने इसको इश्यू करा है उससे आप कंफर्म करेंगे। ऐसा नहीं हो कि बिडर ने कोई फर्जी लगा दियो, कुछ भी कागज़ लगा दिया बैंक गारंटी का आप मान लो, नहीं। जिस बैंक ने जारी करा है उस बैंक से आप पूछोगे, कंफर्म करोगे कि साहब आपने जारी करा है क्या ये, ठीक है। अब रूल 42 आपको आगे ये भी बात बताता है कि बिड सिक्योरिटी आपने ले तो ली, उसका करना क्या है। मान लो किस पर्पस से लेते हैं, तो मान लीजिए कोई जो आपका बिडर है वो कोई बदमाशी करे, तो उस केस में आप उससे उसकी फॉरफिट कर सकते हो, ठीक है। अब फॉरफिट कब कब करनी है आपको, आप इसमें देखिए, जब भी कोई बिडर, जब भी कोई बोलीदाता अपनी बोली को मॉडिफाई कर दे, है ना, बोली को अगर मॉडिफाई कर दे या विड्रॉ कर ले, तो आप क्या करेंगे, उसको जब्त कर लेंगे। क्या जब्त कर लेंगे, बिड सिक्योरिटी को। बिड सिक्योरिटी को आप जब्त कर लेंगे अगर वो अपनी बोली को मॉडिफाई करता है या विड्रॉ करता है, ठीक है। या फिर L1 घोषित हो गया और आपके पास आ नहीं रहा है काम करने, न तो एग्रीमेंट दे रहा है न अपना परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जब्त कर लेंगे। या फिर उसने ऑर्डर भी ले लिया लेकिन आगे वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, अब सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्या करोगे, आप उसकी बिड सिक्योरिटी जब्त कर लोगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो कि वो वर्क ऑर्डर देने के बाद में भी आ नहीं रहा है, आपसे एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं कर रहा है, तो आप बिड सिक्योरिटी को जब्त कर लेंगे। या एग्जीक्यूट तो कर रहा है लेकिन पता चला कि उसने कोड ऑफ इंटीग्रिटी यानी सत्य निष्ठा भंग कर दी, कोई बात आपसे छुपा ली थी, आपको बेवकूफ बना के उसने ऑर्डर ले लिया था, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसकी बिड सिक्योरिटी को जब्त कर लोगे। बिड सिक्योरिटी कितनी होती है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, यूजुअली सभी के लिए 2% है, ठीक है। अब है कब लौटाना है उसको, तो एक तो आपका जब भी आपके बिड सिक्योरिटी जब बिड की वैलिडिटी है वो खत्म हो जाए तो लौटा दो आप उसको, ठीक है। या एग्रीमेंट हो गया और जो भी L1 था उसने एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके एग्रीमेंट करते ही आप बाकी लोगों को उनकी बिड सिक्योरिटी लौटा देंगे, एग्रीमेंट होने के बाद लौटा दो।